Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। ये साइंस का 9th क्लास है। जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं देखा है आप लोग इसे जरूर देखिए, क्योंकि उन सभी क्लास से आपको फायदा होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड इस क्लास में आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सीखेंगे जिसे आप अक्सर एग्जाम में छोड़ देते हैं। एंड ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। अभी हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं जिसमें कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का नाम दिया गया है और साथ ही उसका एटॉमिक मास भी दिया गया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को याद करना है। आप कैसे याद करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, एक दिन में केवल 3 ही एलिमेंट याद करना है। मान लीजिए आपने एक दिन में याद किया हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अगले दिन फिर 3 याद करना है। आप चाहे तो 3 से अधिक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 6 से 7 दिन में पूरा 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। एंड रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इनसे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट है उन सभी में ही कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे एलिमेंट का नाम बताता हूं जिसका एटॉमिक मास आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी क्वेश्चन इसी एलिमेंट से रिलेटेड है। एंड वो सभी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसका एटॉमिक मास कितना है 1। इसके अलावा कार्बन, इसका एटॉमिक मास कितना है 12। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। एंड फाइनली कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40। आप इसे दोबारा देख लीजिए। अब हम लोग उस नियम की तरफ बढ़ने वाले हैं जिससे हम लोग एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये देख लीजिए, हम लोग जिस नियम से एटॉमिक मास निकालने वाले हैं वो नियम परमाणु संख्या 1, 4, 7 और 18 पर फॉलो नहीं होता है। आप क्या कीजिएगा, इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला नियम होगा उनके लिए जिनका परमाणु संख्या एक इवन नंबर होगा, जो कि एक सम संख्या होगा। मान लीजिए मैं निकालूंगा हीलियम का, जो कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना है 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कार्बन का, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का, इसी प्रकार से नियोन का। तो हम लोग इसे कैसे निकालते हैं आइए समझिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ हीलियम का। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। तो हम लोग इसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, बस इसके एटॉमिक नंबर का डबल कर देना है। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 4। यहाँ हम लोग देख सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लेता हूँ कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, बस आपको क्या करना है 6 का डबल कर देना है। तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है 8। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 8 का डबल कर दीजिए 16। अब हम लोग कैल्शियम का निकालते हैं। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से केवल 20 तक के एलिमेंट का ही परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अगर आप 20 से ज्यादा जाइएगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। अब हम लोग वैसे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे जिनका परमाणु संख्या एक ऑड नंबर, एक विषम नंबर। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। तो लिथियम का परमाणु संख्या है 3। तो आपको इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना है, इसका डबल कर दीजिए। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। आपको क्या करना है, इसमें एक ऐड कर देना है। तो 6 कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या है 9। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है इसका डबल कर देना है। तो 9 का डबल कितना हो जाएगा 18 और एक ऐड कर देना है। तो 18 एक 19। इसी प्रकार से हम लोग सोडियम का निकाल सकते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है इसका डबल कर देना है। तो 11 का डबल कितना होगा 22 और उसमें एक ऐड कर देना है। तो 22 एक 23।
इसी प्रकार से हम लोग पोटासियम का भी निकाल सकते हैं। तो पोटासियम का परमाणु संख्या है 19, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 38 से 39। आप यहाँ क्लोरीन का देखिए, तो क्लोरीन का है परमाणु संख्या 17, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो आप डबल कीजिए और एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 35। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया गया 35.5, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेना है 35। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और भी छोटी छोटी बातें आप जान लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन सकता है। मान लीजिए आपसे दिया गया है एक कंपाउंड H2O, तो H2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है तो पानी का। आपसे पूछा जाएगा पानी का परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कितना होता है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कितना होता है 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2। फिर आपको प्लस का साइन देना है। उसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो यहाँ आप 16 दे दीजिए। अब ऐड हो जाएगा, तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 18, मतलब कि पानी का एटॉमिक मास कितना होगा 18। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CO2, तो हम लोग इसका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो यहाँ हम लोग 12 देते हैं। उसके बाद आपको प्लस का साइन देना है। उसके बाद है O2, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का है 16, लेकिन यहाँ O2 है, मतलब कि ऑक्सीजन 2 बार है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूना 32। ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा 44, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना है 44। यहाँ पर आप ग्राम दे सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं जानना, आप सिर्फ इतना जानिए डिजिट में। इसी प्रकार से मैं एक और कंपाउंड लेता हूं अमोनिया NH3, तो यहाँ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर देख लीजिए एटॉमिक मास है कितना 14। उसके बाद आपको प्लस का साइन देना है। उसके बाद यहाँ दिया गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 3, तो ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा 17। इस प्रकार से हम लोग एटॉमिक मास किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ जो कि इस पे बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप का समझ में आ गया होगा। तो दूसरा टाइप क्या होगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ वाटर का ही, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा H2O। इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो क्या होगा। मैंने क्या बोला, इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे आइए समझिए। तो यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2। यहाँ है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। हमसे अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात का हम लोग यहाँ पर साइन दे देते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये कट जाएगा, तो कटने पर हमें कितना मिलेगा 1:8। यहाँ पर हमें ये पता चला कि वाटर में द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन कितना होता है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है 8। मैं आपको ये बता दूं दुनिया का कोई भी पानी हो, चाहे वो समुद्र का हो, नदी का हो या नाला का हो, तो उसमें हाइड्रोजन कितना अमाउंट में होगा 1 और ऑक्सीजन कितना अमाउंट में होगा 8। और ये किस अनुसार होगा द्रव्यमान के अनुसार, और इस नियम को कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, तो इनके अनुसार किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो अमाउंट होता है द्रव्यमान के अनुसार वो हमेशा फिक्स ही होता है। मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ हमने देखा वाटर में हाइड्रोजन किस अनुपात में 1 और ऑक्सीजन किस अनुपात में 8, तो ये अनुपात हमेशा फिक्स ही रहेगा, चाहे आप नाला का पानी लीजिए या किसी नदी का पानी ले लीजिए या किसी समुद्र का पानी ले लीजिए, ये हमेशा 1:8 ही होगा। और यही किस नियम को बताता है, स्थिर अनुपात का नियम। मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस यौगिक में
सबसे अधिक परमाणु होते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली काउंट करना है कितने परमाणु मौजूद हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, सल्फर कितना है 1, तो 4 कितना हो गया 5, और हाइड्रोजन कितना है 2, तो 5 2 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर कितने परमाणु मौजूद हैं 7। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑक्सीजन है 4, सल्फर है 1, तो 4 कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑक्सीजन है 3, नाइट्रोजन 1, तो 3 कितना हो गया 4, और हाइड्रोजन कितना है 1, तो 4 कितना हो गया 5। और CO2 में कितना है, ऑक्सीजन है 2 और कार्बन 1, तो 2 कितना हो गया 3। इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि H2SO4 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें सबसे अधिक परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। यहाँ भी आपसे सेम पूछा गया है, तो आप इसे तभी निकाल सकते हैं जब आपको इसका केमिकल फॉर्मूला मालूम हो। तो अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। तो आप इसे यहाँ पर काउंट कर लीजिए, ये है Cl का मतलब है क्लोरीन। आप इसे अलग अलग काउंट मत कीजिएगा। तो ये कितना हो गया 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और ये नाइट्रोजन कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 4 2 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो मैं आपको परिवर्तन बता देता हूँ कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है और कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक कागज है, अब हम लोग क्या करते हैं, उस कागज को जला देते हैं, तो जलाने पर हमें क्या मिलेगा, कागज का राख मिलेगा। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इस कागज के राख से दोबारा पुराना वाला कागज प्राप्त कर सकते हैं, संभव नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है उससे हम लोग पुराना वाला प्रोडक्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप क्या किए, एक वृक्ष को काट दिए, एक पेड़ को काट दिए। काटने के बाद क्या आप दोबारा उस पेड़ को पहले के जैसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। तो ये भी क्या एक केमिकल चेंज, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ हम लोगों से पूछा गया है कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, दूध का दही में परिवर्तित होना। तो दूध से जब दही बनेगा तो क्या आप दोबारा दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो यही है हमारा केमिकल चेंज। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वैसा परिवर्तन जिसमें कि आप नया चीज तो प्राप्त करते हैं लेकिन उस नई चीज से दोबारा आप पुराना वाला चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन क्या है, फलों का पकना। अच्छा, जब फल पक जाता है तो क्या आप दोबारा उससे कच्चा फल प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं। तो ये मेरा कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, दूध से दही जमना। जब दूध से दही बन जाता है तो क्या हम लोग दही से दोबारा दूध प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं। तो ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तीसरा है अंगूर का सड़ना। जब अंगूर सड़ जाता है तो क्या हम लोग दोबारा उससे अंगूर प्राप्त कर सकते हैं अच्छा वाला? जी नहीं। तो ये भी क्या है हमारा रासायनिक परिवर्तन। और जो ऑप्शन बच गया वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलता है तो क्या बनता है, पानी। तो क्या हम लोग पानी से दोबारा बर्फ प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ। अगर हम लोग उसको फ्रिज में डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बर्फ मिल जाएगा। और यही हमारा सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E = mc²। यहाँ m का मतलब क्या होगा, मास, द्रव्यमान, और c का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का चाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। तो कौन कौन सी अवस्थाएं, पहला कौन सा होगा, सॉलिड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस। दूसरा क्या है, लिक्विड, द्रव्य। और तीसरा क्या है, गैस। चौथा क्या है, प्लाज्मा। और पांचवा क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं अभी तक हमें मालूम है। निम्नलिखित में से सबसे पहले परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया था। मतलब कि सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता है।
मतलब परमाणु अविभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ने एग्जाम में पूछे हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है इसमें ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। मैं आपको अभी इसे बताऊंगा और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आगे क्वेश्चन आएंगे वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, NH4NO3, तो इसे कहा जाता है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, मतलब कि हमें यहाँ पर ये निकालना है इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो इसे बनाने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, पहला होगा रेशियो मेथड और सेकेंड होगा बिल्कुल बेसिक मेथड। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, NH4NO3, NH4NO3। तो पहला तरीका होगा रेशियो मेथड। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर टोटल कितना नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन। और एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, नाइट्रोजन का काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद क्या बचा, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 48। हम लोग अनुपात यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अनुपात का सिंबल दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कट रहा है जी, बिल्कुल 4 7 जा 4 1 जा 4 और ये 12 4 जा। हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया, कितना हो गया, 7:1:12। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7:1:12, जिसमें कि ये किसका था, नाइट्रोजन का। तो हमसे नाइट्रोजन का प्रतिशत ही पूछा गया है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जिसका पूछा गया आप उसको ऊपर लिखिए बटा टोटल। तो टोटल कितना है, आप इसे काउंट कर लीजिए, 12 1 13, 13 7 20, और प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 7 5 जा 35%। मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना है, 35%। ये हुआ बेसिक मेथड, सॉरी रेशियो मेथड। अब मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताता हूँ। तो बेसिक मेथड थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, मतलब कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं NH4NO3। आप चाहें तो कोई भी मेथड अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, यहाँ पर 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4। फिर है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का 16 के 48। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, 80। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुका है अमोनियम नाइट्रेट का टोटल मास कितना होता है, 80। हम लोगों को कितना निकालना है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कितना है, 14, और यहाँ पर 14 28। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखिए। तो नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को ऊपर लिखिए, 28 बटा टोटल कितना, 80 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 4 जा 5 2 जा 4 7 जा, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 5 35%। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा आप इसे रेशियो मेथड से निकालिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही कम समय लगता है उसे निकालने में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का सूत्र यानी कि फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। आपसे पूछा जा रहा है फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और जो प्रतिरोधकता होता है, दोनों उच्च होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, मतलब कि 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था भारत के द्वारा, उसका कोड क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशन शक्ति। और मैं आपको बता दूं 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उस समय टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और ये क्वेश्चन हाल ही में NTPC CBT1 जो हुआ उसमें पूछा गया था।
कि 1998 में भारत द्वारा टोटल कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा 5। और आप ये भी जान लीजिए इसके पहले भी भारत द्वारा पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, तो उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1998 से पहले भारत ने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 18 मई 1974 को, तो उसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो आप पहले ये समझ लीजिए बाइफोकल लेंस होता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसे ना नजदीक का दिखाई देता है और ना ही दूर का दिखाई देता है, मतलब कि बूढ़ा होने पर धीरे धीरे उनकी आंखों में दोष आने लगता है। तो इस दोष को कहा जाता है, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, और इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसबायोपिया। तो इसे ठीक करने के लिए हम लोग जिस लेंस का यूज करते हैं उसका नाम है बाइफोकल लेंस। इस लेंस में क्या होता है कि एक ही लेंस में अवतल लेंस भी लगा हुआ होता है और उत्तल लेंस भी लगा होता है। आपसे पूछा गया इस लेंस का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंडेड का आविष्कार किसने किया था। तो बैंडेड क्या होता है, जब हमारा हाथ में कट लग जाता है या जब हाथ कट जाता है तो हम लोग जो हैंडी प्लस यूज करते हैं वही क्या एक प्रकार का बैंडेड है। आपसे पूछा गया है इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल डिक्सन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और आप ये जान लीजिए कि सीटी स्कैन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था 1979 में गोल्डफ्रे हॉन्सफील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट डैश के आविष्कार से जुड़े हुए, मतलब कि इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, थर्मोमीटर। जो हॉस्पिटल में या कोई भी क्लिनिक में जो थर्मामीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए, तो उसके आविष्कारक कौन है, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स भी चेक कीजिएगा, मैंने वहां भी पीडीएफ का लिंक दे दिया, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर डॉप्सन। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कौन सी होती है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप किसी गर्म भट्टी के पास जाते हैं तो आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो गर्मी किस किरण के कारण लगता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरण। इसे हम लोग इंग्लिश में इंफ्रारेड वेव भी बोलते हैं। आपने कभी गौर किया होगा जब भी आप किसी भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो उस इलाके का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, मतलब कि वहाँ गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर से भी क्या निकलता है, एक इंफ्रारेड वेव निकलता है, और इंफ्रारेड वेव यहाँ से भी निकलता है, जो रिमोट कंट्रोल होता है जिससे हम लोग टीवी कंट्रोल करते हैं, तो उस रिमोट से भी क्या निकलता है, अवरक्त किरण या इंफ्रारेड वेव निकलता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अवरक्त किरण का खोज किसने किया था, तो अवरक्त किरण का खोज किसने किया था, सर विलियम हर्शेल ने। इसके अलावा एक्स किरण, माइक्रोवेव किरण और पराबैंगनी किरण, इन सभी के बारे में मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, आप उसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1902 में पहली बार किसने एसी का आविष्कार किया था, तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं एयर कंडीशनर, तो उसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, विलिस कैरियर ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है, जिसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ बोला गया पानी के 5 अणु का द्रव्यमान, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो सबसे पहले हम लोग इसका द्रव्यमान निकालते हैं, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2, फिर आप प्लस का साइन दे दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 16 दे दीजिए, तो ये कितना हो गया 18, मतलब कि पानी का द्रव्यमान कितना होता है 18, लेकिन हम लोगों से यहाँ पूछा गया है 5 अणु का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 से गुना कर देंगे, तो जैसे हम लोग 18 को 5 से गुना करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 90, मतलब कि पानी के 5 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा
1890। क्वेश्चन नंबर 20 है, अणु शब्द से 1896 में सबसे पहले परिचय किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम ऑस्टवाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग इसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। अब हम लोग इसे कैंसिल आउट करते हैं, इसे कटाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2। मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान के अनुसार कितना हो जाएगा? 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, H2O के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या है? मतलब कि पूछा जा रहा है पानी में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो हम लोग इसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो रेशियो के मीडियम से निकालेंगे। तो H2O, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन है 2, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:8। हमसे क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन का प्रतिशत। तो हाइड्रोजन है कितना? 1, तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो भी पूछा गया उसको आप ऊपर लिखिए बटा टोटल, तो टोटल कितना? 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, तो जब हम लोग इसे भाग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 11.11%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमोनिया में N2 का मतलब है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होगा। मतलब कि हमें अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात पूछा गया, तो आपको इसके लिए अमोनिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। यहाँ पर है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। हमसे अनुपात पूछा गया, यहाँ पर आप अनुपात का साइन दे दीजिए, तो कितना हो गया? 14:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मतलब कि इस नियम को किसने दिया था? और निश्चित अनुपात का नियम क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्राउस्ट। और मैं आपको बता दूं निश्चित अनुपात के नियम को क्या कहा जाता है? स्थिर अनुपात का नियम। और इसके अलावा इसी नियम का एक और नाम है, उस नियम का नाम है लगातार अनुपात का नियम। एंड इससे भी क्वेश्चन बने एग्जाम में, वो आप आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन लंबा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। सवाल में क्या बोला गया है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद, पहले आप ये समझिए अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो मैं पहले केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, तो C+O2, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो एरो है, एरो के जो लेफ्ट तरफ है मतलब C और O2, इसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट साइड है CO2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया उसके द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सही बात है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर है कार्बन, तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 प्लस, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32। ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 44, और ये भी कितना हो जाएगा? 44। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन में जो हमारा मास है, द्रव्यमान है, वो हमेशा बराबर ही होता है। आपसे पूछा गया इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 है,
कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने मतलब कि जो भी जहां का भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उन सभी में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है 3:8। यह किस नियम से संबंधित है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था रेशियो निकाल के, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन ऑप्शन में तो स्थिर अनुपात का नियम है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताया था, स्थिर अनुपात के नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक एक्स्ट्रा नाम क्या है, लगातार समानुपात का नियम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, एसी करंट का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकोला टेस्ला। मतलब कि एसी करंट का खोज किसने किया था? निकोला टेस्ला ने। निम्न में से प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या है? मैं आपको बता दूं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। और ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। तो प्रतिरोध बराबर रेजिस्टेंस बराबर एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ पर R का मतलब होता है प्रतिरोध और ये जो रो है इसका मतलब होता है प्रतिरोधकता। तो हम लोगों से यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट पूछा गया है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आइए समझिए। तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। यहाँ पर हम लोग देते हैं ओम, ये ओम का सिंबल है, बराबर हमें प्रतिरोधकता का नहीं मालूम है तो हम लोग इसे वैसे ही रहने देते हैं। लंबाई हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर में, तो यहाँ हम लोग मीटर देते हैं, बटा एरिया हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर देते हैं। तो मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म। अब ये क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, ओम मीटर। मतलब कि प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम अनुसार डैश एक कांस्टेंट है। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मारा है तो ये गलत है। ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है ओम के नियम में कांस्टेंट क्या होता है। तो ओम का नियम पहले क्या होता है देख लीजिए, V बराबर I इंटू आर। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, विभव, एंड I का मतलब क्या होता है, करंट, और R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। और यहाँ पर R ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कि हमसे R का वैल्यू पूछा गया है, तो R बराबर क्या होगा, I को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है एक गोलाकार दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या R है, उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर R/2। मतलब कि फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूं आपसे इसके अगले वीडियो में।